बहुत सारे खिलाड़ियों प्रशिक्षकों के साथ किया है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने सराहित किया है। और अब हम फिर से उसी जोश के साथ शुरू हो रहे हैं। और आज पहला पार्ट 2 का जो पहला प्रोग्राम है हमारा, वो आपको हम सीधे लेके चल रहे हैं इंडिया के आइसलैंड पे। एक ऐसा जगह जो केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था और अब दो केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़कर एक बना दिया गया। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव के सरकारी शतरंज प्रशिक्षक विक्रम मिश्रा जी, आपका स्वागत है चेस की वकालत में। थैंक यू सर। तो विक्रम धन्यवाद मिश्रा सर। जी, विक्रम मिश्रा जी, हम लोगों को जहां तक जानकारी है आप उत्तर प्रदेश बलिया के निवासी हैं। हाँ, सही जानकारी है सर। शतरंज के मैं बलिया का ही एरेना हूँ। शतरंज के एरेना इंटरनेशनल मास्टर भी हैं आप। हाँ सर। और विदेशों में आप ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं विदेशी बच्चों को, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को, और भी कई हाँ सारे देश हैं। तो ढेरों चर्चाएं होंगी हाँ विक्रम मिश्रा जी से। और दर्शकों, आप जान लीजिए, आज आप लोग बलिया से, उत्तर प्रदेश के बलिया के ये मूल निवासी है, और वहां से दमन दीव दादर नगर हवेली तक का हम लोग सफर तय करने वाले हैं। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि बलिया से दादर नगर हवेली, दमन दीव पहुंच जाना उत्तर प्रदेश से, ये थोड़ा सा जी। सर शॉर्ट संक्षेप में बताएं सर। मेन चीज क्या है कि सर मैं ऑलरेडी बलिया से स्टार्टिंग किया था सीखना दोस्तों के साथ में मिलके। और फिर चेस का इतना जुनून था कि मैं सोचा कि कोई कंपनी वंपनी ज्वाइन करके पैसा भी कमाऊं, काम भी सीखूं और उस पैसे से चेस खेलूं। तो ऐसे करके मेरे एक पापा के मित्र थे, वो मध्य प्रदेश वर्धमान फैब्रिक्स में ज्वाइन कराए थे। तो मैं वहां पे चला गया, काम वहां पे सीखा। 2008 में 8-9 वहीं पे था। तो वहां पे काम सीखा, पैसा कमा रहा था, खेल भी रहा था। तो वहीं से एक सर जो है सिलवासा दादरा नगर हवेली में आ गए, राजेश भारद्वाज सर। तो वो सर जो आए तो वो सर मुझे बुला लिए कि आप वो सर बुला लिए कि मिश्रा जी आप आइए, यहाँ पे खेल कूद का बहुत बढ़ावा भी होता है सिलवासा दादरा नगर हवेली में। वो आलोक इंडस्ट्रीज में थे, आलोक कंपनी में थे, मैनेजर में थे। तो मैं आ गया उनके बात सुन के। और आया तो यहाँ पे मतलब मैं भी थोड़ा घूमा देखा। अच्छा सा यहाँ पे शांति एरिया कैसे है, बहुत कैसे अच्छा पहुंचे, एरिया है। कैसे पहुंचे वो बताइए। जैसे अगर बलिया अ, के लोगों को पहुंचना है दादर नगर, तो वो कैसे हाँ जाएंगे? हाँ। मतलब अगर बलिया के लोगों को दादरा नगर हवेली आना है तो क्या होता है कि बलिया से आपको वलसाड़ के लिए भी ट्रेन मिलता है, श्रमिक एक्सप्रेस करके है, ओके। जो वीकली है, मंडे को रात को आता है, चलता है। श्रमिक एक्सप्रेस नाम है। तो वो ट्रेन वलसाड़ तक आता है, वलसाड़ से उतर के फिर वहां से बस पकड़ के सिलवासा आना होता है। और या तो बनारस से या तो मुगल सराय से बहुत ऐसा ट्रेन भी है जो वापी स्टेशन भी आता है। वापी सेंटर है दमन का और दादरा नगर हवेली का। तो वापी आके भी स्टेशन पे उतर के वहां से दमन पड़ेगा 10 किलोमीटर दूर, और दादरा नगर हवेली पड़ेगा राइट साइड 18 किलोमीटर दूर। तो इस तरह आना तो हो जाता है, कोई भी आना चाहे। लेकिन मैं अपना बताया कि मैं एक सर के माध्यम से, जो राजस्थान के सर थे, उनके माध्यम से मैं सिलवासा में आया, आलोक कंपनी में आया था। फिर काम उम कर भी रहा था और छुट्टी लेके खेल भी रहा था। और फिर मौका भी मिला, 2010 में एक चांस मिला मुझे यहाँ पे। एक दीव के कलेक्टर सर थे, श्री SK सक्सेना सर। वो भी ओके। चेस के इंटरेस्टेड थे। और मैं जब जीतता था तो उनको पता चलता था कि ये मिश्रा करके है, जीतता है। तो प्राइज देने आए थे तो मुझे बताया कि हमारे साथ भी खेलो। और ऑफिशियली बुला गया, फिर मैं उनसे के साथ खेला। और जब सर को हराए तो सर बहुत खुश हो गए। सर हमारा लेवल जाने तो लेवल सब कुछ बताए। सर मैं बलिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, फिर वहां से नेशनल लेवल भी खेला हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के विद्यार्थियों को चेस सिखाऊं, प्रयास करता हूँ। तो सर ही अपॉइंटमेंट मतलब हमको नियुक्त किए। और सब मेरा एक्सपीरियंस देख के और बातचीत करके प्रेजेंट का कलेक्टर सर से, फिर इंटरव्यू हुआ, फिर जाके मेरा DNH में कोच के लिए नियुक्ति हुआ। और फिर धीरे धीरे दमन और दीव भी चार्ज में मिला। तो मैं दमन, दादरा नगर हवेली से दमन 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो मैं वहां पर भी प्रतिदिन जाता हूँ चेस सिखाने, अच्छा, वो वीक सब में ये इस पे हम लोग आएंगे 4 दिन। अभी। अभी बलिया से जो जी। आप दमन, दादर नगर दमन दीव तक पहुंचे, आपको डर नहीं लगा, मतलब कि इतना दूर जा रहे हैं हम? सही पूछिए सर। तो मैं वो एक तो दूसरा दिल से छोर कभी नहीं टाइप चाह का रहा हो था। जाता है। बहुत दूर का हाँ हिस्सा हाँ हुआ वो बिहार यूपी के लिए। हाँ, सही बात है। सही पूछिए तो मैं मतलब
दूर जाने के लिए तो कभी सोचा ही नहीं था। घर पे पेरेंट्स को भी बोलता था कि मैं दूर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर देखे कि नजदीक में आसपास ऐसा सपोर्टेड नहीं मिला, मतलब अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। तो फिर मैं शतरंज के लिए मैं फिर मन में सोचा कि चेस खेलने के लिए मुझे दूर क्या विदेश भी जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे शतरंज बहुत अच्छा लगता है और लगता था भी। तो सर तो कहने उसके का अर्थ, नाते मैं सर एक मिनट आया रुकेंगे दूर से। आपको, कि हाँ बलिया, बलिया में जो चीज आपको नहीं मिला वो चीज आपको, वो एक सुदूर क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश जो एक अलग लैंड है, वहां पे आपको हाँ जाकर के मिल रहा है। तो कहने का हाँ तात्पर्य है कि हमारी मेहनत, भले ही जिस जगह पे हमने मेहनत की है वहां उसका मुआवजा मिले या ना मिले, लेकिन उसका जगह कहीं ना कहीं तय होता है, वहां जाके मुआवजा मिल जाता है। हाँ लेकिन हाँ हाँ। लेकिन आप अंदर से आप क्या खुश हैं कि आपको बलिया में ये सब चीज अगर मिलता तो कितना ज्यादा बेटर होता? नहीं, सही मायने में क्या है सर कि ऊपर वाला भगवान, जो ऊपर वाला जो करते हैं ना, वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत दूर का सोच के करते हैं। मैं संतुष्ट हूँ। क्यों संतुष्ट हूँ? कि आखिर मान लीजिए कि मैं अगर बलिया में ही प्रोग्रेस करता एग्जाम्पल, तो मैं डिस्ट्रिक्ट भर के लेवल में सीमित रहता, ऐसा मेरा सोच है, या उत्तर प्रदेश लेवल में सीमित रहता। लेकिन दादरा नगर हवेली, दमन दीव में आने से क्या है कि एक केंद्र शासित प्रदेश है जो डायरेक्ट दिल्ली से संचालन होता है, और एक छोटा सा इसको बोल सकते हैं स्टेट है। तो इसके माध्यम से ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में रहता है। तो मुझे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, जैसे अभी दादरा नगर हवेली अलग डिस्ट्रिक्ट में काउंटिंग आता है, दमन अलग डिस्ट्रिक्ट में काउंटिंग आता है, दीव अलग डिस्ट्रिक्ट में काउंटिंग आता है। तो एक तरह से मुझे ज्यादा बड़ा सा रूप मिला चेस सिखाने का और खेलने का, तो वो ज्यादा बेटर मुझे लगा यहाँ पे। ज्यादा बेटर ऐसा लगा। है। अच्छा, हाँ, अभी आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज में दे रहे हैं, किन किन देशों के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑनलाइन? अभी सर प्रोजेक्ट में मैं दुबई वाले को देता हूँ, हम्म, और ऑनलाइन चेस क्लास। फिर यूएसए फ्लोरिडा का स्टूडेंट्स है, हम्म। उसको देता हूँ सुबह 4:30 बजे। और इसके अलावा नाइजीरिया, 3 कंट्री को प्रेजेंट में मैं देता हूँ सर। अच्छा, सुबह 4:30 बजे क्लास देते हैं, फिर कब सोते कब है, हाँ, जागते कब है? मतलब जो यूएसए वाला क्लास रहता है वो डेली नहीं रहता है, वीक में 2 दिन रहता है। तो इसके लिए वो 2 दिन थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और बाकी जो नाइजीरिया वाला क्लास है वो रात को 9:30 बजे देते हैं, तो क्योंकि अपना यहाँ जब साढ़े नौ साढ़े बजे का। चार सर एक मिनट, अपना जब 4:30 बज रहा होता है तो यूएसए में क्या हो रहा होता है, कितना बज रहा होता है? वहाँ पे शाम को लगभग 6, 6:30 से बज रहा था। तो हम कहने का अर्थ है कि वहाँ के बच्चे हैं वो इवनिंग टाइम प्रेफर करते हैं चेस के लिए। हाँ हाँ। इवनिंग टाइम। और हालांकि इससे पहले भी मैं यूएसए में दे रहा था। तो हम्म, वहाँ पे जो दे रहा था दूसरा स्टूडेंट था, वो लोग इंडियन ही था, वहाँ पे जाके बसा है। हम्म। तो उनको जो मैं दे रहा था तो वो रात को 10:30, 11 बजे दे रहा था। 10:30, 11 बजे रात को दे रहा था। लेकिन ये आपका साढ़े फ्लोरिडा दस वाले जो, हाँ, जो फ्लोरिडा वाला स्टूडेंट मिला ये सुबह 4:30, 5:30, 5 ऐसे मतलब ऑनलाइन क्लास लेता है। अच्छा, जब और आप इसके गए अलावा वहाँ आउट ऑफ कंट्री। दादर नगर हवेली, हाँ जब आप गए तो वहाँ शतरंज का कैसा हाँ। माहौल था जब आप पहुंचे थे? सही पूछे तो मैं 2010 में मार्च में यहाँ पे आया था। हम्म, तो यहाँ पे माहौल था ही नहीं चेस का। नहीं चेस था। का माहौल ही नहीं था। तो सूरत सूरत जाके, मुंबई जाके, चाहे मैं दादरा नगर हवेली से फर्स्ट टाइम बिहार पटना भी गया था खेलने के लिए, जेल रोड में, CAI वाला, चेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाला। तो मतलब जो माहौल नहीं था, धीरे धीरे लोगों से मिला, स्कूलों के प्रिंसिपल से, डायरेक्टर सर से मिला, अलग अलग डिपार्टमेंट के सर से, मैम से मिला। चेस के प्रति सोच रहा था कि क्लासेस कहीं चालू हो जाए। तो सपोर्ट ऐसा कहीं स्टार्टिंग में नहीं मिल रहा था। लेकिन वही कहे कि संजोग एक ऐसा था कि जो कलेक्टर सर थे दीव के ही, वो खुद ही चेस के इंटरेस्टेड थे और वो चेस का महत्व समझते थे। तो मुझे एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म भी वो दिए। तो तो फिर धीरे धीरे माहौल बना। प्रशासनिक स्तर से अच्छा सहयोग मिल जाता है। हाँ, अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो आज मैं जो भी बढ़ावा शतरंज का दे पाया हूँ या दे रहा हूँ, और मेरे स्टूडेंट भी है, 26 से 28 स्टूडेंट है, जिसका इंटरनेशनल रेटिंग मेरे से ज्यादा है। तो अगर जो भी माहौल बन पाया है, स्टूडेंट भी 300, 400 से ज्यादा है प्रेजेंट में। तो ये प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बड़ा सपोर्ट है, प्रशासन का बहुत बड़ा सपोर्ट है। तभी सही मायने में मैं चेस का बढ़ावा दे पा रहा हूँ कि दादरा नगर हवेली से दमन जाता हूँ, फिर दीव जाता हूँ, सब A to Z प्रशासनिक व्यवस्था से जाता हूँ। और हालांकि प्राइवेट भी मिलता है, लेकिन प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है, तभी मतलब मिल पा रहा है।
ये दादर नगर हवेली दमन दीव जिला तो है, लेकिन आपने कहा कि वो संचालित केंद्र से होते हैं डायरेक्ट दिल्ली से, तो एक राज्य के हाँ समान मानने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सुविधाएं उसी प्रकार हाँ से होंगी। क्योंकि वहां की हाँ भी एसजीएफआई टीम आती है खेलने के लिए नेशनल में, भी हाँ आप हाँ एसजीएफआई में आए थे अपनी हाँ टीम को हाँ लेकर के। तो हाँ और सर, हमें यू उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और जानना था, दादर नगर हवेली। अच्छा, उत्तर प्रदेश पहुंचने हाँ से पहले हम लोग दादर नगर हवेली में कुछ आप ऐसे जगहों का हाँ नाम बताते जो बहुत खूबसूरत हो, घूमने लायक, मान लीजिए कोई खिलाड़ी वहां जाते हैं। हाँ। दादरा नगर हवेली का सबसे बड़ा खूबसूरती तो पहले ये है कि यहाँ बहुत शांति एरिया है, और हर स्टेट के लोग, पूरा इंडिया के हर स्टेट के लोग यहाँ मिलते हैं। हाँ, 60% से ज्यादा यहाँ बाहर के लोग हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हर स्टेट के लोग मिलेंगे। और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मतलब घूमने के लिए दुधनी यहाँ पे बोला जाता है। दुधनी बहुत अच्छा गार्डन है, और नदी है, और फिर दादरा का एक गार्डन भी है, नक्षत्र गार्डन है। तो ये सब घूमने लायक बहुत अच्छा क्षेत्र है तो दादरा नगर हवेली में। अपने टूरिस्ट डिपार्टमेंट और अपने प्रशासनिक अधिकारियों के हाँ। साथ सामंजस्य बनाइए, एक फीडे रेटिंग प्रतियोगिता वहां करवाइए सर, घूमने आए खिलाड़ी वहां इस बहाने दादर नगर हवेली भी। नहीं, सही पूछे तो सर, हमारा प्रयास तो मतलब चल ही रहा है। यहाँ पे थोड़ा एसोसिएशन का ये आ रहा है, वो भी बन चुका है। लेकिन एफिलेटेड एफिलेशन लेना है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन से। वो भी हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रेसिडेंट सर है श्री भावेश पटेल सर, उनसे मेरा डिस्कशन भी हो चुका है। तो वो बोले हैं हो जाएगा। तो जैसे वो होगा, तो जो यहाँ के स्पोर्ट डायरेक्टर सर है आदरणीय पवन गुप्ता सर है, तो उनसे भी मेरा इस मैटर पे डिस्कशन हुआ। तो जैसे होगा आप बताइए, हम मतलब आगे का प्रोसेस फीडे मैच कराएंगे, इंटरनेशनल रेटिंग टूर्नामेंट कराएंगे। तो जरूर होगा, मेरा उम्मीद है। इससे पहले भी क्या है कि बड़ा बड़ा 4 टूर्नामेंट दादरा नगर हवेली सिलवासा में हो चुका है। क्या है कि 2 बार ऑल इंडिया सिविल सर्विस चेस टूर्नामेंट हुआ है, 2015, 2016। तो सर, तो उसमें हम ही को सिविल सिविल नेतृत्व। सिविल सर्विसेज में तो सर सब लोग नहीं खेल सकते ना। हाँ हाँ हाँ। तो सही बात है। और SGFI 2 बार हुआ है, 2018, 2019 में, एसजीएफआई में भी अंडर सारे लोग 14। नहीं खेल सकते। नहीं खेल सकते हैं। लेकिन फिर भी मतलब मैं भी चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि फिडे रेटिंग टूर्नामेंट हो। और हमको विश्वास है कि आने वाला समय में जरूर जरूर होगा, जल्दी होगा ऐसा। तो बहुत सारा खूबसूरती हम लोगों ने जाना अभी दादर नगर हवेली के बारे में। अब हम थोड़ा उत्तर प्रदेश के इनके हम्म, पार्ट पे चलेंगे। सर, आप उत्तर प्रदेश में जो हाँ आपने शुरुआत किया खेल का, तो हाँ वो माहौल बताया सर, कैसा माहौल था यहाँ? तो आपने शुरुआत किया, थोड़ा सा मेहनत किया, हम्म, सपोर्ट मिला प्रशासन का, और 2010 में आप शायद वहां गए हैं। और ये 10 साल हाँ 12 साल में एक बहुत अच्छा उन्नति शतरंज का वहां हो चुका है। तो उसका पिछला जो दस हाँ बारह साल आपने उत्तर प्रदेश में दिया, अब उसका थोड़ा सा धीरे धीरे संक्षेपण करें सर, जिला स्तर से शुरू करेंगे सर। हाँ। उसमें क्या था कि जैसे मैं बलिया शहर में, मेरे पापा किराए पे हमको लेकर रहते थे कि तुम्हें पढ़ाना है, इंजीनियर बनाना है। गांव से गांव 15-16 किलोमीटर दूर है वहां से शहर में आने के लिए, बलिया शहर में। तो किराए पे रहते थे, तो जो कटरा बोलते हैं ना, वहाँ पे रहने जी के लिए जी। कटरा था, नीचे कटरा था, ऊपर दुकान उकान था। तो रहते थे, तो ऊपर एक करके 2 लोग चेस खेलते रहते थे। एक बाचा जी मिश्रा करके थे, और एक चौबे जी करके, छोटे चौबे, पिंटू चौबे, थोड़ा ध्यान नाम से ध्यान से उतर रहा है। लेकिन ये दोनों थे, ये लोग खेलते रहते थे। तो मैं कभी कभी क्रिकेट खेलने चला जाता था, कभी कबड्डी खेलने चला जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि कोई आया नहीं था, तो हुआ नहीं, तो ये लोग बैठ के खेल रहे थे। मैं बोला भैया ये सब क्या खेल रहे हो? बोल रहे तुमको पता नहीं चलेगा, देखते रहो खाली। तो मैं देखा, मुझे क्या समझ में उम्र नहीं था आया। आपका, क्या उम्र था उस समय? 2001 में लगभग आपका 12-13 साल उम्र था। 13-14 साल का एज था उसमें, 14 साल का समथिंग थे। तो फिर मैं देखा कि ये लोग खेल रहे, डेली खेलते, डेली लोग नियम से अपना दोनों लोग खेलते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन जो बाचा जी थे, बाचा मिश्रा जी थे, वो मतलब वो अ, बलिया में मिश्रा जी करके है, मिश्रा जी का हाथा, वो लोग राजा जी कहलाते हैं। जी। तो वो लोग का बहुत कटरा है, बहुत जमीन है, इसके लिए वो लोग का, अभी वो तो इंजीनियर है। तो वो खेलते रहते थे वही बाचा जी। वो जो है, एक दिन उनका पार्टनर चौबे जी नहीं है, ओके। जो पिंटू चौबे, वो लोग कटरा हम्म। दुकान उकान खोले थे, उनका भी सीमेंट का दुकान उकान था। तो वो लोग
ऐसे ही बैठ के टाइम पास करते थे, खेलते थे। तो उनका ओपोनेंट नहीं आया, तो हमको बोले कि आजा तू, आजा, मेरा ओपोनेंट नहीं आया है, खिलाड़ी सामने वाला नहीं है, तू आ जा। मैं बोला मेरे को तो आता ही नहीं है। बोला आओ जाओ, जैसे आता है उसे चलना, नहीं आएगा तो बताएंगे। फिर मैं मतलब जैसे तैसे देख देख के उनका कॉपी करता था। कॉपी करते 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 आ, वो जीत जाते थे। फिर ऐसे के मालूम चला कि वो जो आते थे पिंटू भाई करके चौबे जी, वो जो है एक सप्ताह 10 के बाद आएंगे, तो हमको अच्छा चांस मिल गया। और उनको चेस में अच्छा लगता था, और हमको तो अच्छा लगता नहीं था, पता तो था आपने नहीं। वहां पे फिर धीरे धीरे धीरे। प्रारंभिक प्रारंभिक शिक्षा आपको अपने गांव में मिल गई, फिर जिला स्तर पे हाँ आप हाँ गए, फिर वहां से स्टेट लेवल गए, कैसे गए वो बताएं। हाँ हाँ। जिला में क्या है कि ऐसे ही खेलते खेलते इंटरेस्ट जब आया, तो फिर पता चला कि पेपर में मेरे पापा बोले कि पेपर भी कभी पढ़ा करो। तो संजोग से मैं पेपर पढ़ना भी चालू कर दिया। तो पेपर पढ़ा तो उसमें एक दिन लिखा था कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन चेस का मैच हो रहा है, जिसका सिलेक्शन होगा वो आगरा जाएगा। अच्छा। वो आगरा जाएगा, तो स्टेट लेवल राज्य स्तर का मैच खेलने के लिए। तो फिर मैं पता लगाने लगा कि डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे सिलेक्शन होगा। पता लगाते लगाते पता चला, तो फिर वहाँ पे सिलेक्शन में पहुंचा। तो वहाँ पे पंकज सिंह सर और दुर्गेश कुमार तिवारी सर मिले, और दोनों रिस्पेक्टेड सर थे, बहुत सपोर्ट किए। और फिर मैं बताया सर 16 किलोमीटर दूर से आया हूँ, मुझे भी चांस दीजिए, तो सर चांस दिए थे। और मैं वहाँ पे जीता था, तो मुझे सिलेक्शन भी मेरा हुआ था फर्स्ट टाइम। ओके। तो 6वां प्लेयर में ऐसा हुआ था, 6 प्लेयर में मैं आ गया था फर्स्ट टाइम खेलने के लिए स्टेट लेवल का मैच खेलने। माथुर बेस्ट से महासभा करके है आगरा में। तो वहां पे गया, तो स्टार्टिंग का 9 राउंड का मैच था वहां पे, सुबह शाम एक एक राउंड होता था। तो वहां पे गया तो स्टार्टिंग का 4 राउंड में हारा, मैं भूलता नहीं हूँ। तो मेन चीज क्या था ना कि जैसे जैसे लोग आगे बढ़ता है, तो उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम गांव से खेलते थे, जिला में खेल रहे थे, तो बहुत कुछ रूल्स रेगुलेशन हमको स्टेट लेवल पे जाने के बाद मिला कि टच मूव क्या है, इलीगल क्या है, एनपोस क्या है। एनपोस के बारे में मैं स्टेट लेवल पे सीखा, नहीं तो गांव लेवल पे मुझे पता नहीं था। और फिर पोन प्रमोशन होता है, तो क्वीन रूक नाइट बिशप कुछ भी ले सकते हैं। पहले हम लोग गांव में खेलते थे तो क्या जानते थे कि पोन जो, हाँ, जहाँ पे जो पहुंचता है वही लेते हैं। पोन स्टार्टिंग में एक ही स्टेप चलता है, ऐसा मतलब वहां पे ऐसा हमको जानकारी था। लेकिन बाद में जब डिस्ट्रिक्ट लेवल के सिलेक्शन में गए थे, तो पंकज सर और श्री दुर्गेश तिवारी सर से जब मिलना हुआ, तो सर फिर हमको बहुत सपोर्ट किए, तो जानकारी भी मिला। लेकिन स्टेट लेवल पे जाके बहुत कुछ सीखने को मिला। तो 4 राउंड हारे, फिर बाकी का 5 राउंड में एक ड्रॉ था, बाकी 4 के 4 जीत गया। तो 9 में फर्स्ट टाइम 4.5 पॉइंट ही बना था। तो ऐसे स्टेट लेवल खेला। और बाद में पता लगाते रहा कि मैच कहाँ हो रहा है। हर एक 1.5 महीना के बाद कहीं ना कहीं गोरखपुर, लखनऊ, मुगल सराय, बनारस, बरेली, गाजियाबाद, जहां जहां मैच निकला। मैं 2003-4 से मैच खेलना चालू किया था। चेस सीखना तो 2001 से शुरू कर दिया था, लेकिन मैच खेलना 2003-4-5 से खेलना पूरा पूरा चालू हो गया था। तो 2008 तक बहुत खेला चेस का मैच उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे स्टेट लेवल तो बहुत खेला। स्टेट लेवल में एक बार मेरा सेकंड सेकंड प्लेस भी आया था गोरखपुर में, तो अंडर 17 में। तो मुझे मतलब मेरे लिए यादगार हो गया, क्योंकि वहां पर भी बहुत लोग आते हैं, और अच्छे अच्छे प्लेयर भी भरे पड़े हैं। और फिर ऐसे ही नेशनल मैच निकला। क्योंकि क्या होता है कि चेस में क्या होता है ना कि आपको तो पता है कि चेस अगर कोई प्लेयर सीख जाता है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल में खेलता है, तो नेशनल लेवल भी 2-3 तरह का होता है। जैसे फीडे वाला कराता है, या ऑल इंडिया वाला कराता है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। तो डायरेक्ट एंट्री फीस भर के खेल सकते हैं। और कुछ प्रोसेस होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल से एसोसिएशन के थ्रू जाया जाता है। तो जब मुझे लाइनिंग पता चला, तो मैं डायरेक्ट लखनऊ में भी एक बार नेशनल निकला था, तो वहां पर भी खेला था। और फिर उसके बाद समय बीतता गया, मैं नेशनल, फिर एक बार ओपन इंटरनेशनल निकला था, तो मैं वो भी खेल लिया। हालांकि उस बीच में बहुत पैसा खर्चा हो रहा था, आप थोड़ा मैं आप चिंतित भी एरेना था। आप एरेना इंटरनेशनल मास्टर हैं, ये क्या हाँ प्रोसेस है, कैसे बनते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, इसमें क्या होता है ना सर कि जैसे फिडे जो होता है, हम्म। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो होता है, जो चेस का सबसे बड़ा बोर्ड है, जी। तो प्रैक्टिकली कराता है मैच। प्रैक्टिकली कराता है, तो लोग ज्यादा रेटिंग रेटिंग 1000 से शुरू होता है। रेटिंग बढ़ता है, ज्यादा अच्छा खेलेगा तो फिर वो सीएम बन सकता है, कैंडिडेट मास्टर, फिर एफएम फिडे मास्टर।
फिर IM इंटरनेशनल मास्टर, फिर GM बनता है। तो ऐसे ही ये ऑनलाइन भी चालू कर चुका है फिडे वाला। ऑनलाइन में रजिस्टर करना पड़ता है फिडे ऑनलाइन अरीना करके, गूगल पे डायरेक्ट सर्च मारेंगे FOA या फिडे ऑनलाइन अरीना सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। आ जाएगा तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसमें जो पैसा लगता है यो यूरो में लगता है, 25 यूरो लगता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फीस लगता है। कितना हुआ उसमें इंडियन 2022 करेंसी में कन्वर्ट करके बताइए। लगभग 2200 रुपये लगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है। हाँ, तो क्योंकि वो हमारे रजिस्ट्रेशन। हमारे कई दर्शक ऐसे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, और मेरा जो गुरुकुल का हाँ, बैनर है वो ग्रामीण लोगों के लिए ही है, तो इसलिए। अच्छा। जी। तो दो नहीं, हजार बाईस मेन सौ चीज में क्या है। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अच्छा, हाँ, 2021 से 2200 में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद उस प्लेटफॉर्म में खेलना है, ऑप्शन आएगा ब्लिट्स, रैपिड, क्लासिकल, बुलेट। आप कौन सा गेम खेल रहे हैं, एक ही गेम को पकड़ के खेलेंगे। मान लीजिए मैं 10+10 खेल रहा था, तो एक ही गेम में पकड़ के खेला था, क्योंकि बहुत लोगों से, मैं मुंबई के दोस्त से, गुजरात के दोस्त लोगों से, अपना जो भी चेस प्रेमी थे उन लोगों से अनुभव ले लिया था, पूछ लिया था कि कैसे खेले, क्या करे। तो वो सब बताए कि फिडे ऑनलाइन अरीना बहुत अच्छा है, टाइटल भी मिलता है, अच्छा तुम्हारा लेवल क्या है उस हिसाब से टाइटल मिलता है। तो फिर मैं उसमें रजिस्ट्रेशन करके खेलना शुरू किया, 10+10। तो हम्म। रात रात भर जग के मैं खेलता था उसमें। तो उसमें क्या होता है कि आप खेल रहे हैं तो आपका स्टार्टिंग रेटिंग 600-800 भी देगा, वो दे सकता है। लेकिन आपको जैसे 60 गेम खेल लिए, 50 गेम लिखा रहता है, लेकिन 55 से 60 गेम अगर कंटिन्यू एक ही एक ही टाइमिंग से खेले, मतलब लगातार, ब्रिट्स में ठीक खेले है। तो 20 ब्रिट्स, हाँ, ब्रिट्स में 60 के लिए, या रैपिड में 60 के लिए, या क्लासिकल या बुलेट, तो एक ही में खेल रहे हैं, 60, 55, 60 जाएगा तो आपके पास मैसेज आएगा, दिखाएगा यू क्वालिफाइड ACM। ACM क्या होता है कि अरीना कैंडिडेट मास्टर होता है, वो बोल रहा है कि आपका रेटिंग, आप इतना गेम खेल चुके हैं, आपका रेटिंग 1200 क्रॉस हो गया। 1200 रेटिंग आता है मेंटेनेंस, 60 गेम में अगर कोई खेला, 60 गेम में 1230, 1240 रेटिंग है, 1200 से ऊपर चाहिए, तो आप क्वालिफाई कर देंगे ACM के लिए। तो उसमें दिखाएगा कि यू क्वालिफाई ACM। तो ACM के क्वालिफाई के लिए आपको फिर पैसा भरना पड़ता है, 5 यूरो, 10 यूरो ऐसे करके, मतलब 500 रुपया मान लीजिए एग्जाम्पल। फिर आपको पैसा भर के क्लेम करेंगे, तो वो गेम को जांचेगा। फिडे ऑनलाइन अरीना जो है ना, फेडरेशन जो है, फिडे जो है वो पूरा गेम को जांचेगा। उस समय भी चेक करता है, जैसे chess.com लीचेस पे खेलते हैं, तो ऐसे उसमें भी चेक होता है। और फिर टाइटल देने से पहले अच्छे से 1 सप्ताह जांचता है। उसके बाद जब लगता है कि हाँ ये बराबर खेला है, तो फिर आपको आपका मेल में सर्टिफिकेट आ जाएगा, और कॉन्ग्रेचुलेसन करके कि यू क्वालिफाइड, पैसा जमा करना पड़ता है पहले, तो ACM के लिए आ जाएगा। उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर रहे उसी में, कंटिन्यू खेल रहे, तो गेम आगे बढ़ा, तो 70-80 गेम गया, तो उसमें आपका रेटिंग क्रॉस हो गया, 1400 क्रॉस हो रहा, 14, 1400 क्रॉस हो रहा, 1410, 20, 30। आपको लगा कि 80 गेम खेले हैं, 80 गेम खेले हैं, या 90, 100 गेम खेले, और आपका रेटिंग जो है 1400, 1450 क्रॉस हो रहा, तो 1400 के पार फिर दिखाता है यू क्वालिफाइड AFM, अरीना फिडे मास्टर। तो उसमें भी 10 यूरो पैसा क्लेम करके, मतलब पैसा भर के आपको क्लेम करना पड़ता है कि मैं, जो आ रहा था मैसेज में ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ, तो पैसा पे करना पड़ता है उसमें। तो वो पे कर देंगे तो फिर गेम जांचेगा, फिर आपका AFM का टाइटल मिल जाएगा। जो ये सब जो भी टाइटल मिलेगा वो नेट पे डायरेक्ट गूगल पे भी आएगा, और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और फिर उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करते रहा, क्योंकि लालच बढ़ता रहा, इसका लाइनिंग पता चल रहा है कि ACM, AFM, AIM और AGM सबसे डिफिकल्ट होता है, AIM और AGM सबसे डिफिकल्ट होता है। ACM 1200 रेटिंग सामान्यतः खेलने वाला प्लेयर, जो अच्छा प्लेयर है, वो कर ही लेगा, 1400 भी कर लेगा खेलने वाला, तो मैं AGM भी बना हुआ है। तो फिर मैं कंटिन्यू करता गया, मैं रात रात भर जग के खेलता रहा, क्योंकि जब मैं हारता था जी तो जी। मेरा क्या होता ना कि खेलने का थोड़ा दोगुना मन करता था। तो उसमें अच्छा अच्छा प्लेयर आते, वर्ल्ड के अच्छे अच्छे प्लेयर आते, और जल्दी जीतने नहीं देते हैं। लेकिन बहुत कम रेटिंग वाला हराता है तो भी टेंशन होता है, रेटिंग ज्यादा माइनस होता है। हाँ, ज्यादा रेटिंग वाले से हारने से थोड़ा कम माइनस होता है, तो इसके लिए मेरा सोच है कि हम कभी भी खेले तो मुझे ज्यादा रेटिंग वाला मिलता है तो मुझे खुशी मिलता है। जो कि लोग डरता है कि ज्यादा रेटिंग ना मिले। तो मैं हमें आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि
जो है कभी भी थिंकिंग को सकारात्मक तो रखना ही चाहिए। और बिल्कुल। ज्यादा रेटिंग वाला मिले तो खुशी मनाना चाहिए, जी। क्योंकि उससे आपका लॉस नहीं हो जाता। लेकिन कम रेटिंग वाला मिले तो थोड़ा और ध्यान से खेलना चाहिए। तो मैं खेलता रहा तो मेरा रेटिंग जो है, मैं 100 से ज्यादा गेम खेल चुका उसी प्लेटफॉर्म पे। तो मेरा रेटिंग जो है 1732, 1700 क्रॉस हो गया। क्योंकि एआईएम बनने के लिए 1700 मेंटेन चाहिए, 1700। 1700 रेटिंग अगर आपका क्रॉस है, 100 गेम खेल लिए हैं, मेंटेन है, 1700 से नीचे नहीं है, तो फिर आ जाएगा मैसेज यू क्वालिफाइड एआईएम। तो जैसे मैं देखा एआईएम का आया, तो मैं फिर जो है क्लेम कर दिया पैसा। उसमें भी 20 यूरो, 15 यूरो, 15 यूरो लगता है पैसा। तो क्योंकि क्या है कि एसोसिएशन भी पैसे से ही चलता है ना, जी रजिस्ट्रेशन फीस से बिल्कुल। ही चलता है। तो इसके लिए जो फीडे जैसे मैच का पैसा लेता है, तो सर जो वो फीस लेता है वो, और एआईएम आप बन गए उसके बाद, और हाँ, अब वो एजीएम के लिए एआईएम, आप लगे होंगे। एजीएम के लिए मैं लगा ही हूँ। जी लगे लेकिन रहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। ऐसे ही आएगा डिफिकल्ट धीरे ज्यादा आ धीरे, रहा है, ज्यादा। और धीरे धीरे अचीव हाँ, कीजिए उस चीज को, आगे बढ़ेगा वो चीज। और हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन एक लिमिटेशन है, हर चीज का एक दायरा बनाया गया है। और हम लोग इस हाँ, पार्ट को बढ़ा रहे हैं, ये हमारा दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। और फिर से हाँ, आपको हम बुलाएंगे, और आपके अगली बातों पे ढेर सारी हम लोग बातें करेंगे। और विक्रम हाँ। मिश्रा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका सर। थैंक यू।